अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ काशी टीवी ਨੂੰ देने वास्ते। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शशि फॉर कमिंग टू काशी टीवी। आप इतनी दूर से आए, आई एम श्योर काफ़ी ट्रैफिक था आज जब आप आए थे, तो बट फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे आज काशी टीवी पर हमें एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए, जिससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और जो डिमेंशिया को केयर करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी घबराने वाली बात हो जाती है। बट इसके बारे में हम और रोशनी डालेंगे एक बार आपका इंट्रोडक्शन हम अपने काशी टीवी के व्यूअर्स के साथ कराने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी। बहुत शुक्रिया बलबीर जी, मुझे यहाँ पे आपने ये न्योता दिया इधर अपने हेल्थ टॉक शो में आने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सारे दर्शकों के सामने हूँ डिमेंशिया के बारे में बात करने के लिए। ये मेरी ज़िंदगी में इसका काफ़ी अहमियत है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे रिश्तेदारों को जानता हूँ जिनको डिमेंशिया है, तो इसलिए मैं ख़ासकर डिमेंशिया केस केयर में अपने ये कुछ इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं हम, और आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि डिमेंशिया क्या है और इसका कैसे इलाज करें। सो डॉक्टर शशि, वैसे तो आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, ईयर नोज़ एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट हैं, बट आज हम जो इनसे एक डिफरेंट एरियाज़ के बारे में आपके बात कर रहे हैं जो कि डिमेंशिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस आई मीन और काफ़ी एरिए थे, जैसे हम आसमा के बारे में भी बात कर चुके हैं, और थ्रोट स्पीच डिले या स्पीच थेरेपीज़ में कैसे आप ईयर नोज़ एंड थ्रोट सारा काम होता है, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी, एंड स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में भी ईयर्स की नॉलेज भी आपने आने पिछले सालों में दी। लेकिन आज उनसे हमारे डिमेंशिया का जो सा एरिया आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आप कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं सर्टन थिंग, ताकि जो उनसे डिमेंशिया के पेशेंट है या जो केयर करते हैं वो एक सहयोग के साथ एक आ सके और एक गेट टुगेदर कर सके, जिसमें वो उनको भी राहत मिले और कुछ जानकारी मेनली जो उनसे हासिल कर सकें, जहाँ पर उनको ये ना महसूस लगे कि वो अकेले हैं। सो इसके बारे में बात करूँगी, पर आपने ये एरिया ही क्यों चूज़ किया कि डिमेंशिया में ही मैं लोगों की मदद एज ए करना चाहता हूँ? डिमेंशिया के बारे में मैंने इसलिए ये काम करना चाहा क्योंकि मेरे एक करीब वाले रिश्तेदार हैं, उनको डिमेंशिया है, वैस्कुलर डिमेंशिया है उनको। वो अभी 85 साल के हैं, उनको ये डिमेंशिया तकरीबन 4 साल पहले डायग्नोस किया गया था। तो मैं सोच रहा था कि क्या करें, इसका किस तरह से इलाज करें, तो तब मैं सारे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहा, और फिर मुझे पता लगा कि डिमेंशिया के बारे में कुछ ख़ास दवाइयाँ या कोई ऑपरेशन वगैरह तो है नहीं, सिर्फ इसको मैनेज करना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं जितना हो सके लोगों को डिमेंशिया के बारे में बात करूं, तो इसलिए मैं डिमेंशिया केयर में भी मेरा दिलचस्पी है। और इसके अलावा मैं कवेंट्री में कवेंट्री डिमेंशिया पार्टनरशिप हब है, इसका एक सब ग्रुप समिति है जो समाज के कुछ समुदायों
को देखता है, खासकर दक्षिण एशिया के, कुछ अफ्रो कैरिबियंस के, कुछ पोलिश कम्युनिटीज़ के। तो इन लोगों का एक समिति है, तो मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो इसलिए एक और वजह है कि मैं डिमेंशिया के बारे में आपसे आके बात करूँ। थैंक यू सो मच। सो थोड़ा सा अब डिमेंशिया के बारे में जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया होता क्या है। हमारे अगर सिंपल फॉर्म में अगर डॉक्टर शशि बताया जाए कि डिमेंशिया क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो डिमेंशिया ये टर्म है, एक लैटिन वर्ड है डिमेंस, उसका मीनिंग लिटरली डिमेंस मीन्स आउट ऑफ वंस माइंड। तो इससे वो डिमेंशिया का ये उत्पादन हुआ था, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया इज़ ए टर्म फॉर कुछ कंडीशन जो है हमारे दिमाग में, उसको मनोभ्रंश या डिमेंशिया। अपने दिमाग के जो कोशिकाएं हैं तो ये काम करना बंद करते हैं, और इस पे कोई रोक हम नहीं लगा सकते हैं। ये आगे जाके ये और गंभीर होता है और आखिर में लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। तो दिस इज़ डिमेंशिया इन क्रूड फॉर्म। ये जो हमारे दिमाग में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो काम करना बंद करते हैं, और जो मैसेजेस, संदेश जाता है हमारे दिमाग से दूसरे कई शरीर के काफ़ी सारे अंगों को, तो उसके जो ट्रांसमिशन जो बोलते हैं संदेश, वो संदेश नहीं जाता है। तो क्या होता है कि वो, मान लीजिए अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ और अपना पूरा बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसी तरह ये भी होता है, क्योंकि मैसेजेस भी वैसे एक नर्व से जाता है, नस में जब जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तरह जाता है, और ये इम्पल्स नहीं जाता है, और इससे क्या होता है कि सारे हमारे शरीर के अंग सब बंद होने लगते हैं, और इसका बुरा असर होता है मरीज़ों पर। ओके, सो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखने में आए हैं जो अर्ली साइंस होते हैं कि एक पेशेंट में स्टार्टिंग में, कई बार ये डिमेंशिया को इस तरीके से भी देखा जाता है कि ये बुज़ुर्गों की बीमारी है या डिसऑर्डर है जिसे कह लें। तो आपके देखने में क्या क्या सिम्टम्स आए हैं कि ये अर्ली एज में भी हो सकता है या डिमेंशिया किसी को भी हो सकता है, बट मेनली जो उनसे सिम्टम्स है, क्या क्या निशानियां होती हैं अगर किसी को डिमेंशिया हो? सो डिमेंशिया के कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले कि उसका याददाश्त काफ़ी कम होता है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। भाई आज सुबह भी कई हम अपना रास्ता भी भूल जाते हैं। मैं कई दिनों के बाद इधर कांची टीवी आया तो मैं उसका रास्ता में थोड़ा भूल गया, एक जहाँ पे मोड़ लेना था। तो दैट इज़ नॉट डिमेंशिया। डिमेंशिया जब अपनी याददाश्त इतना कम होता है कि अपने दैनिक कार्यक्रम पे इसका बुरा असर होता हो, तो तब डिमेंशिया का एक सिम्टम है। दूसरी बात है कि लोग सिर्फ याददाश्त ही नहीं, कुछ और भी इसके सिम्टम्स होते हैं कि लोग अजीब किस्म की चीज़ करते हैं। मान लें कि आप अपना फ़ोन फ्रिज में रख देते हैं, तो दैट इज़ अनदर सिम्टम ऑफ डिमेंशिया। और कभी बोलने में, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में इसका असर होता है कि लोग, अब मान लीजिए वहाँ पे जो चेयर है वहाँ पे, तो वो कहेंगे कि वो बैठने वाली चीज़, ऐसा कुछ कह देंगे, वो जो लाल रंग का वो चीज़, ऐसा कोई फूल ऐसे नहीं बताएंगे, चेयर नहीं बताएंगे। तो ऐसा है, उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और फिर उनका एक फाइन मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम होता है कि चलने फिरने में मुश्किल होता है लोगों को, या किसी भी चीज़ को उठाने में मुश्किल होता हो, या कभी कभी जो आप सब्जियां काटते हैं तो ये फाइन मोटर स्किल्स, ये सब बंद हो जाता है। एक और सिम्टम है, लोगों के मूड चेंजेस होता है कि इज़ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक। कोई एकदम सा शांत किस्म का आदमी एकदम सा उनको बहुत गुस्सा आया हो, या उसको बहुत तनाव हो, या किसी पे चिल्लाए वो, ये भी एक और इसका एक सिम्टम हो सकता है। कभी कभी लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं कहाँ पे हूँ। I mean, वैसे तो हम सबको ये होता है, हमने सिनेमा में भी देखे हैं कि मैं कहाँ हूँ, ये तो सिनेमा का एक स्टैंडर्ड डायलॉग है। लेकिन अगर आपको जो कि जाने पहचाने वाले जगह पे आप जाएं, और आप मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हैं, आप 30-25 साल से काम कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस दफ्तर में, आप दफ्तर के बाहर जाइए और फिर आपको आपको ये पता नहीं रहता कि आप यहाँ पे काम कर रहे थे या काम कब कर रहे, तो वो किसी और से पूछेंगे ये
कहाँ पे मैं आया हूँ. So this is another symptom of dementia. So these are the specific things of dementia. तो इसीलिए इन सारे सिम्टम्स को हमको देखने चाहिए. नॉट जस्ट याददाश्त की कमी, ये बाकी के सिम्टम्स भी होते हैं डिमेंशिया के बारे में. तो इसका कोजेस क्या क्या होते हैं डॉक्टर शशि? जैसे आपने बताया सिम्टम्स है जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली भी नोटिस कर रहे होंगे कि अचानक से इसने फ्रिज में ये चीज़ रख दिया, या इसको वो शब्द नहीं मिल रहे जो एक जैसे आपने बताया कि इस पर बैठने वाली चीज़ है, इसका कलर ये है, पर वो कुर्सी नहीं कह पा रहा, बट बाकी सब उसकी डिस्क्रिप्शन जो उनसे है उस चीज़ के बारे में, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड जो उनसा वो नहीं कह रहा. पर उसको कई बारी हमें पता नहीं होता कि ये डिमेंशिया या ये सम स्टेजेस हो सकती हैं डिमेंशिया की. तो उसमें आपके देखने में क्या आया कि कोजेस क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि ऐसा इंसान की ज़िंदगी में ये टाइम आ रहा है कि उससे चीज़ें भूल रही हैं, शब्द को उसको नहीं पता लग रहा, या कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही कि उसको क्या कहना है, या सर्टन प्लेसेस उसको भूल रहे हैं. तो उसमें रीज़न क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे साथ ऐसा हो रहा है? डिमेंशिया दो वजह से होता है. एक तो सीनियल डिमेंशिया बोलते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं तो बुढ़ापा है उसका एक डिमेंशिया आता है. वो काफ़ी मामूली सा है, वो इतना बुरा असर नहीं रहता है. लेकिन कभी कभी वजह है मोस्ट कॉमनली अल्जाइमर्स डिजीज़ फॉर एग्जांपल. सो डिमेंशिया का उस 70 से 80% का जो कारण है वो अल्जाइमर्स है. बाकी 10 से 20% इज़ वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं. फिर एक फ्रंटोपेराइटल डिमेंशिया है एक और तीसरा वजह, और फिर एक मिक्स डिमेंशिया है. इन सब सारी चीज़ें एक साथ हो सकता है. तो अल्जाइमर्स डिजीज़ मान लीजिए, इसमें क्या होता है कि वो अपने दिमाग के कोशिकाओं में ये प्रोटीन जम जाता है. तो प्रोटीन जमने की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसका संचारण संदेश नहीं जाता है दूसरी जगहों को. तो क्या होता है, इसकी वजह से लोग का याददाश्त कम हो सकता है, उनकी दिखाई देने में फ़र्क आता है, उनको बोलचाल में फ़र्क आता है. तो दिस इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़ बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन. दूसरी वजह वैस्कुलर डिमेंशिया है. जैसे 10 से 20% के लोगों में वैस्कुलर डिमेंशिया होता है. वैस्कुलर डिमेंशिया आप सब ने स्ट्रोक के बारे में सुने हो, और एक मिनी स्ट्रोक भी है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. तो क्या इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में एकदम के लिए वो उसका जो खून है जो दिमाग में वो बंद हो जाता है. तो इसकी वजह से लोग उसके बोलने में फ़र्क आ जाता है, या उनको दिखाई देने में कोई तकलीफ़ हो, या एकदम से उनका हाथ थोड़ा ढीला हो जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. कुछ चंद सेकंडों के लिए होता है ये, और फिर जब ब्लड सप्लाई वापस आ जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. अगर ये और भी गहरा हो तो स्ट्रोक हो सकता है लोगों को. तो स्ट्रोक में क्या होगा कि उसमें एक नस पे बाधा हो जाता है. तो एक शरीर का एक हिस्सा नहीं चलता है, और या उनको जीभ हिलता नहीं हो, या बातें ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ द क्लासिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रोक. तो अगर ये बार बार ऐसा होता रहा, ये वैस्कुलर प्रॉब्लम के दिमाग में जो ब्लड सप्लाई ना हो, तो आखिर में उसका एक डिमेंशिया होगा, वैस्कुलर डिमेंशिया. कभी कभी एक फ्रंटोपेराइटल डिमेंशिया भी है, और कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया उतना नहीं, लेकिन अप टू अबाउट 5 to 10%, खासकर यंग ऑनसेट डिमेंशिया है. जब हम डिमेंशिया के बारे में सोचते हैं, हम ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों में होता है, लेकिन यंग ऑनसेट डिमेंशिया भी है एक टर्म. तो ये यंग ऑनसेट डिमेंशिया है जो 65 साल के कम वाले लोगों में होता है. इट्स कॉल्ड यंग ऑनसेट, या इट्स कॉल्ड वर्किंग टाइम डिमेंशिया, क्योंकि जो लोग अभी फिर भी काम करते रहते हैं ना रिटायरमेंट होने से पहले. तो 65 साल के से कम वाले लोगों को ये यंग ऑनसेट डिमेंशिया होता है. इन लोगों में याददाश्त के बावजूद कुछ और लक्षण आते हैं इसमें, कि वो दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम हो, या बोलचाल करने में तकलीफ़ हो, या उनके व्यक्तित्व या चरित्र में एकदम सा बदलाव आता हो. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. याददाश्त उतना प्रॉब्लम नहीं होगा इनको 65 साल के कम वाले उम्र में यंग ऑनसेट डिमेंशिया. तो लोग समझते हैं कि इनको शायद घर में कोई तकलीफ़ हो, अपने रिश्तों में कोई तकलीफ़ हो, या काम में कोई तनाव हो, या वैसे कोई स्ट्रेस है. लेकिन दिस इज़ सेपरेट. ये 65 साल से कम वाले यंग ऑनसेट डिमेंशिया है.
सो डॉक्टर साहब, इसका डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है डिमेंशिया का? स्पेशली फिर थोड़ी सी हम अल्ज़ाइमर के बारे में भी बाद में बात करेंगे, लेकिन डिमेंशिया का जो सा है क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है? क्या आप सेल्फ रिफेरर होते हैं या जीपी को लगता है, या आप आपके फैमिली या फ्रेंड रिफेरर कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। आप डिमेंशिया अगर किसी को शक हो तो सबसे पहले है कि आप फ़ौरन अपने जीपी के पास जाएं, और जब जाएंगे आप अपने साथ में किसी दोस्त रिश्तेदार को साथ में लेके जाएं, क्योंकि उस कंसल्टेशन में जो भी आपको कहा जाता है, तो डिमेंशिया वाले लोग अगर उनको वाकई डिमेंशिया हो तो उनको पूरी चीज़ें याद नहीं रहेगा। मैं वो तो वैसे भी होता है, क्योंकि मैं भी अगर मैं कोई कंसल्टेशन में जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी के साथ लेके जाता हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहता उनको याद रहता है, लेकिन आप किसी के साथ में जाइएगा। तो जीपी के पास जब जाएंगे आप वो थोड़ा हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कौन कौन सी कोई और बीमारी ना हो, कुछ अपने थायराइड का प्रॉब्लम हो, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स होता हो, या कभी स्लीप एपनिया बोलते हैं, इससे कभी ये डिमेंशिया नहीं है लेकिन याददाश्त थोड़ा कम हो सकता है, और कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकता है, लाइक सम न्यूरल विटामिन B6 B12 और विटामिन डी, इन सब विटामिन के कोई डेफिशिएंसी हो, तो ये सब का जांच करेंगे जीपी। अगर उसके बाद उनको लगा कि किसी को डिमेंशिया है तो एक वेरी सरल सा सीधा साधा सा एक टेस्ट है, मिनी कॉग टेस्ट है वो। उसमें 3 प्रश्न पूछे जाता है। तो सबसे पहले लोगों को ये कोई शब्द देते हैं, फॉर एग्जांपल आप उनको बोलते हैं कि देयर आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच आर देयर, तो 3 शब्द उनको कहा जाता है। उसके बाद लोगों को उसको रिपीट करने के लिए बोला जाता है। दूसरी बात, उनको एक सर्कल में वो अपने वक्त का वो ड्रॉ करने की चाहिए। जब पहले ज़माने में ये वॉल क्लॉक था, उसमें वो जो हैंड्स वगैरह थे ना, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, ये सब था। तो मान लीजिए उनको आप कहते हैं कि 10:45, आप उस पर एक उसको ड्रॉ करके बताएं कि 10:45 है या नहीं, तो वो देखना है। और तीसरी बात, जो वो सबसे पहले 3 शब्द बताएं, वो उन शब्दों को लोग रिपीट करना चाहेंगे। अगर वो सारे प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो वो पास, लाइक हमारा वो वांट्स टू बी मिलियनेयर में, या ऐसे कुछ हमारा अगर इसमें फास्टेस्ट फिंगर और ये 50-50 और फोन अ फ्रेंड वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ आप सीधा साधा जवाब देना चाहिए। तो और सारे प्रश्नों का सीधा जवाब देंगे तो देयर इज़ नो डिमेंशिया। इट्स कॉल्ड मिनी कॉग टेस्ट। ये बड़ी 2-3 मिनट में इसका पता लग सकता है। अगर मान लीजिए वो आप उसको 3 वो शब्द दें, फिर ये क्लॉक ड्राइंग टेस्ट बोलते हैं आप, उसमें वो सही तरह से वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फिर वो आप उनसे पूछेंगे कि कौन से शब्द बताएं पहले। अगर वो तो भी ठीक तरह से नहीं बता पाएंगे तो डिमेंशिया हो सकता है उनको। और उसके बाद लोगों को फिर डिमेंशिया कैफ़े में जीपी रेफ़र करेगा, और या स्पेशलिस्ट सर्विस को, या डिमेंशिया के एडमिरल्स हैं डिमेंशिया यूके के, तो उनके पास भेजेंगे और ज़्यादा जांच के लिए और कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस और उसका इलाज करवाने के लिए। सो इसमें अब जैसे आपने डायग्नोस बताया किस तरीके से किया जाता है, कि ट्रीटमेंट में मेडिकली ट्रीटमेंट होती है या कोई थेरेपिस्ट वगैरह देते हैं, किस तरीके से डिमेंशिया का ट्रीटमेंट होता है? फिर डिमेंशिया का सिर्फ अगर अल्ज़ाइमर्स का डिजीज़ हो तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं जिससे वो इसका पूरी तरह से इलाज नहीं होगा, लेकिन इस बीमारी पे रोक लगाया जा सकता है। बाकी के जो भी डिमेंशिया है उसके लिए कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं हैं, उसका सिर्फ मैनेज करना है सिम्टम्स को। क्योंकि यही एक लोग काफ़ी सारे ये अनुसंधान कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में इसका कोई दवाई मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ में 1-2 किस्म के दवाई हैं जो कुछ हद तक के लिए बीमारी को रोक सकता है, लेकिन बाकी के डिमेंशिया वाले वजह उस पर उसका कोई असर नहीं, सिर्फ उसका मैनेज करना है। तो जो भी लोग हैं उनको कुछ टिप्स हैं जिस तरह का आप उसका इलाज करेंगे, लेकिन दवाई या ऑपरेशन से इसका कोई इलाज नहीं है। सो प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाए कि डिमेंशिया की रोकथाम थोड़ी सी हम कर सकें, अगर अपने प्यारे जो उनसे हमारे उनको बचा सकें, या थोड़ी सी उनको सुविधा हो जाए कि आगे ज़्यादा ना फैले या नेक्स्ट स्टेज में ना जाए, या कुछ उसकी रोकथाम हो सके, तो उसमें आप बताएं कि प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के ये बहुत अच्छी बात और ये सवाल आपने पूछा।
इसमें कहना चाहता हूँ 2017 में ये सारे विशेषज्ञ, डिमेंशिया के विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि 9 या 10 कारण है जिस पे आप अगर रोक डालेंगे तो डिमेंशिया रहने का चांसेस कम हो सकता है। लगभग 35% डिमेंशिया कम हो सकता है। तो इसके बाद अभी हाल ही में एक मैकेन्स ब्रेन स्कोर है जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल अमेरिका से उन्होंने ये पब्लिश किया था। ये इट्स कॉल्ड मैकेन्स ब्रेन स्कोर। मैं अभी मेरे पास है, मैं पूरा रट्टा नहीं मारा हूँ इसको, मैं सिर्फ पढ़ के बताऊँगा आपको। तो इसमें फिज़िकल, लाइफस्टाइल एंड सोशल इमोशनल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फिज़िकल हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, लेस देन 120/80। ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन 1AC, HbA1c, तो दिस शुड बी लेस देन 5.7। तीसरी बात कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 190। और फिर उसका वज़न, लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो बोलते हैं, मैंने कई महीने पहले इसको अपने इस हेल्थ टॉक शो में भी कहा था, ये BMI के बारे में। सो बॉडी मास इंडेक्स शुड बी लेस देन 18.5। तो जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो अपने इसके हाइट के मुताबिक, तो उनका चांसेस ज़्यादा है। फिर लाइफस्टाइल, ये बार बार आजकल हम ये लाइफस्टाइल के बारे में बोलते हैं, माइंडफुलनेस के बारे में बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन इज़ 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे। जो मेडिटेरियन का डाइट है ये आप लेंगे तो ये अच्छा है। फिर अल्कोहल, शराब, तो इस इज़ बिटवीन 0 to 1 पर वीक। हाँ, क्योंकि लोग कहीं के 14 या 16 यूनिट्स हर हफ्ते लेते हैं, तो सिर्फ 0 to 1। स्मोकिंग, जो धूम्रपान ना करता हो। एरोबिक एक्टिविटीज़ जैसे कहा जाता है 30 मिनट्स पर डे। इवन माइल्ड एक्टिविटीज़ आप करेंगे। सिंपल थिंग कि आप अपने शॉपिंग के लिए आप जाते हैं तो अपने जितना दूर हो सके अपना गाड़ी पार्क करें। मैं खुद पे करता हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल के बिल्डिंग से सबसे दूर वाले कार पार्क में अपना गाड़ी रोक के फिर चलता हूँ सुबह। इसके लिए मैं वो खासकर को इम्पोर्टेंट है कि 7:30 बजे सुबह आएंगे तो वहाँ पर जगह मिलेगा, वरना आगे जाके आपको क्योंकि सब लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अस्पताल के करीब पार्क करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ी दूर से बात करता हूँ। तो ऐसे ये कुछ आप कर सकते हैं, या कुछ टहल सकते हैं। आप खुद पे खुद अपने दोस्त के साथ जा सकते हैं, या कोई आपको पेट्स हो तो उसके पेट के साथ आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरी है कि आप जिम जाएं, तो सिर्फ कोई ऐसे सिंपल सीधा साधा एक चीज़ें आप उस पर ध्यान दें। और फिर स्लीप, सोने का स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लीप लेस देन 7 hours इज़ गॉट ग्रेटर चांस ऑफ डिमेंशिया। तो मिनिमम 7 hours ऑफ स्लीप। इट शुड नॉट बी फ्रैगमेंट। ऐसा नहीं कि आप बार बार उठते रहे। आपको हो सके तो आप एक ही टाइम पे सो जाएं। मैं तो रात को 9:30 बजे सो जाता हूँ, अगले दिन 4 बजे उठ जाता हूँ। तो हर रोज़ आप यही करते रहना, और वीकेंड में भी आप ऐसे ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिन आप देर रात तक बैठे रहे, अगले दिन बड़ी जल्दी उठें, ऐसा कुछ नहीं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप हाइजीन, इसके बारे में काफ़ी आजकल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फिर है सोशल इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर। उसमें कहते हैं कि मैनेजेबल लेवल्स ऑफ स्ट्रेस और सीवियर स्ट्रेस। फिर है सोशल रिलेशनशिप्स के, अपने जो अकेले हैं और डिवोर्स्ड हैं तो उनमें डिमेंशिया ज़्यादा होता है। तो अगर आपके दोस्त रिश्तेदार ज़्यादा हों, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। या कुछ चैरिटी काम करते हैं आप, तो उससे भी फ़ायदा होगा। और एक और बात है, ज़िंदगी का एक मायना होना चाहिए। आप जब सुबह, कोई लोग मान लीजिए काम पे जाते हैं, तो वो इकागाई, मैं बोलता हूँ, वो जापानीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इकागाई है। इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप जब बिस्तर से उठेंगे, आपको वो जुनून होनी चाहिए कि मैं जाके ये काम करूँगा, जिस काम से आपको पैसा मिलता हो और जिससे दुनिया का फ़ायदा हो और जिसमें आप काबिल हो। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इकागाई। तो आपको ये इकागाई होनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई
मतलब होनी चाहिए, वरना ऐसे बेवजह ज़िंदगी कटता जाएगा तो ये दिस इज़ नॉट गुड। तो ये सारे चीज़ें आप इस पर ध्यान रहेंगे तो डिमेंशिया का चांसेस कम हो सकता है। लेकिन सब ये अगर हम आप इस सब के लिए एक पॉइंट्स देंगे, इसको एक ब्रेन केयर स्कोर देते हैं, तो ब्रेन केयर स्कोर अगर एक सर्टन लेवल 15 से, ये मैक्सिमम स्कोर इज़ 21, तो 21 आउट ऑफ 21 मिला तो 100%, वो किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल है सारे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अल्कोहल, सो ऐसा तो साधु संत ही रहेंगे ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल होगा ये। लेकिन इवन 15 से ज़्यादा, 21 में 15 से ज़्यादा अगर आपका स्कोर होगा तो कम बेहतर रहेगा। लेकिन आप इस पर आप ध्यान देंगे तो डिमेंशिया का चांसेस कम होगा। तो आप ऐसा नहीं कि आप किसी का इंतज़ार करें क्योंकि आप अभी और बूढ़े हों, छोटे हों या बड़े हों, या सब इस पर ध्यान देनी चाहिए आपको। सो दैट इज़ अ थिंग। और ये एक और बात है कि ये ब्रेन केयर स्कोर कि अब आप इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डिमेंशिया का चांसेस तो कम ही होगा, लेकिन इसके अलावा डिप्रेशन का चांसेस कम है और स्ट्रोक का भी चांसेस और कैंसर का भी चांसेस कम है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो डिमेंशिया कम हो सकता है। सो आई थिंक जैसे डॉक्टर शशि ने बताया, आई थिंक अगर आपके पास थोड़ी सी आप आई एम श्योर कि काफ़ी जो उनसे हमारे व्यूअर्स हैं काफ़ी चीज़ें इनमें से ऑलरेडी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आई थिंक दिस इज़ अ लिस्ट जो आप एवरी डे वीक में स्टार्ट कर ले कि ये एक चीज़ मैंने इस वीक इंट्रोड्यूस की है, सेकेंड वीक में 2 करनी है, तीसरे वीक में 3 करनी है। सो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड सो डॉक्टर शशि ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमें बताई है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। एंड एक मोटिवेट अपना ज़िंदगी का बनाना ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर शशि ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। एंड हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या कई बार हम बातें करते लेकिन वो अपनाते नहीं हैं। एंड जब हम अपनाते हैं तभी हम किसी को कह सकते हैं कि ये बात जो सी मैं अपने पर कर रहा हूँ, अगर आप इसे करें तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। सो डिमेंशिया से भी हम दूर रहेंगे, स्ट्रेस से भी, एंड स्लीप एपनिया एंड ऑल दोज जो सी चीज़ें जिनकी वजह से डिमेंशिया होता है उससे भी हम दूर रह सकते हैं। सो काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी स्टेप्स है जो इसमें से हम फॉलो कर सकते हैं। तो डॉक्टर शशि, आपके देखने में क्या है, जैसे जो सपोर्ट करते हैं, ये तो है कि एक पेशेंट के लिए जिनको डिमेंशिया हुआ है या लगता है अभी हमें ना हो तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। वो जो उनसे सपोर्ट करते हैं आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, जो डिमेंशिया या अल्जाइमर के पेशेंट के साथ डील करते हैं, जो उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या जिसकी वो केयर कर रहे हैं वो उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये एक और बेहतर सवाल आपने किया है कि और इसका काफ़ी अहमियत है इस बीमारी का मैनेजमेंट करने में। बीमारी नहीं कहते हैं इसको, पीपल लिविंग विद डिमेंशिया। ऐसे आप ऐसे नहीं कि किसी को बोल दें कि वो डिमेंशिया का मरीज़ हो, लेकिन उनको बोलना है कि दिस पर्सन इज़ लिविंग विद डिमेंशिया। तो ये सबसे पहले आपकी सोच में ये अब हिंदी में से हम कैसे कहेंगे कि लिविंग इंसान को डिमेंशिया के साथ है, वो मनोभ्रंश है, उनको डिमेंशिया मनोभ्रंश के साथ ये इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि डिमेंशिया का पेशेंट है, पेशेंट नहीं कहना है। पेशेंट नहीं कहना है उसको, कि उसके नाम से बुलाना चाहिए और उनको जी। या उसको आप इज्जत से उनका, आपका जो रिश्तेदार है आप किसी की, कि आपके नाना ऐसे हैं, हमारे मामा ऐसे हैं, हमारे पिताजी ऐसे हैं, तो उनको पिताजी हैं, नो डिमेंशिया तो है उनको, लेकिन ये अहमियत ये है कि वो एक इंसान है आखिर में। तो उनको डिमेंशिया से नहीं जाना चाहिए, उनका जो वजूद है, उनका बेसिस है, उससे उनको बोलना है को। ऐसा नहीं कि वो ये डिमेंशिया का आदमी ऐसे धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। और जब इसका जो फैमिली, जिसका परिवार जो है, इसके डिमेंशिया का कोई कैरर हो, तो आप डिमेंशिया वाले पेशेंट, डिमेंशिया के साथ जो इंसान हैं, उनको अगर आप उसका इलाज करना चाहेंगे तो सबसे पहले उनको देख के आप बात कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे वो उधर खड़ा है, उसको आप अपना काम करते रहिए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा उनको। आप उनके आंखों में आंखें डाल के, वैसे तो अच्छा है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना, लेकिन उससे वो कम्युनिकेशन अच्छा है। तो आप उनके आंखों में आंख डाल के मुस्कुराइए और उनसे बातें करते रहना।
जो भी आप बात करते हैं क्योंकि डिमेंशिया के साथ जो जीवित हैं उन लोगों को वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मुश्किल है, तो सीधा सरल शब्दों में बातें करनी चाहिए, सिंपल लाइक 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऐसे कुछ इसके लैंग्वेज में बात करें। कभी कभी इन लोगों को महसूस होता है कि वो कुछ हो, लेकिन मान लीजिए वो कहते हैं कि आज मंगलवार है, आज तो मंगलवार नहीं है, आज तो सोमवार है, लेकिन ठीक है, उनके कभी कभी उनके हाँ में हाँ मिलाना भी अच्छा रहता है, बार बार उसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी हाँ में हाँ मिलाइए, अगर उससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी का कोई तकलीफ़ ना हो, तो क्यों फालतू में उनसे वो कॉन्ट्रडिक्शन करें। और तीसरी बात है, जो उनके यादें हैं वो यादों को ताज़ा करना है। पुरानी जो वीडियोस हैं उनके कोई तस्वीर हो, उनके एल्बम हो, अगर वो कोई कविता लिखी हो पहले, तो इस सब को आप फिर से उसको उनको याद दिला दीजिए, उनसे कहिए कि आप ये सब फिर से वो करें। वो कविता अगर उन्होंने लिखी हो तो फिर से कविता को पढ़ने के लिए कहिएगा। कोई तस्वीर हो तो पूछिए उनसे कि ये कहाँ पे लिया था, इससे क्या यादें उनकी, तो इससे यादें ताज़ा होगी उनका। एक चौथी बात है म्यूज़िक थेरेपी। तो म्यूज़िक, उनका फेवरेट म्यूज़िक को कोई भी भाषा में हो तो म्यूज़िक थेरेपी आप कर सकते हैं। उनको गाना हो लिरिक के साथ, कैरियोके भी करवा सकते हैं, नाच गाना भी होगा लिटरली। अगर वो गाना भी ना गा सके तो कोई बात नहीं, वो बेसुर भी हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनसे कह दीजिए, उनको तसल्ली देना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप ज़रूर अच्छी तरह से गाएंगे और उससे आपको उनको बहुत अच्छा लगेगा। फिर बोलते हैं कुछ पेट थेरेपी है। अगर कोई लोग के पास बिल्ली हो या कुत्ता हो या कोई चिड़िया हो तो आप पेट का एक थेरेपी भी है। फिर कई महिलाओं में खासकर वो डॉल है, डॉल थेरेपी बोलते हैं, डॉल थेरेपी भी है। फिर ये एरोमेटिक थेरेपी भी है। आप उसमें कुछ आप कुछ एरोमेटिक ऑयल, लेवेंडर ऑयल ऐसा कुछ डालिए तो एरोमा थेरेपी से भी उन पे अच्छा असर हो सकता है। कभी कभी उनका पसंदीदा कोई जो खाना है वो बना सकते हैं आप, जो भी है वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा मटन दम बिरयानी ऐसा कुछ बनाएंगे, सिंपल सीधा सा सरसों का साग हो या रोटी बनाएं और रोटी और दाल रोटी खाएं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सीधा साधा सरल सी बात है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी का एक किताब बना सकते हैं आप, लाइफ स्टोरी, जो उनके बचपना से, जो वो कहाँ पे पैदा हुए, उनके परिवार में कौन कौन थे, कहाँ पे स्कूल को गए, वो कहाँ पे कॉलेज में पढ़े थे, वो कहाँ पे काम कर रहे थे, और उनकी यादें, तो खासकर ये उसका एक किताब बना सकते हैं आप, वो उसके पास रखिएगा। और हर रोज़ वो कैरर जो है इसके किताब के अलग अलग पन्नों पर एक ध्यान दे सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि आप जब 10 साल के थे, आपने क्या कहा, आपको क्या अच्छा लगा, तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहता है। क्योंकि इन लोगों को आपको ये समझना चाहिए कि इनकी जो पुरानी याददाश्तें वो ताज़ा रहती हैं ज़्यादातर आखिर तक, सिर्फ वो नई यादें नहीं रहेंगी। तो जब वो 10 साल के थे, 20 साल के थे, वो सब उनको अच्छी तरह से याद होगा। और एक और आखिर बात यह है कि आप, जैसे मैंने कहा कि लोगों के पूरी तरह वो ध्यान देनी चाहिए कि ये एक इंसान है, ना कि एक डिमेंशिया का एक मरीज़ कोई ऑब्जेक्ट जैसा हो। तो उनका इज़्ज़त करना है, उनको बड़े प्यार से बातें करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं ताकि उनका ज़िंदगी का जो बाकी का ज़िंदगी है उसका सफ़र अच्छी तरह से कट जाए। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। आपने जो तरीका बताया, ये जो उनसे केयरिंग का जो उनसे आपने इन्फॉर्मेशन दिया, आई थिंक विद एनी जस्ट डिमेंशिया नहीं, किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप केयर कर रहे हैं, किसी पर्सन की केयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो उनसे हैं उनमें से आप कुछ चूज़ करके किसी भी केयरर को बढ़िया तरीके से उनको केयरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर शशि, बहुत ही अच्छा लगा ये बातें सुनकर आपकी। एंड थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया में
कितना फ़र्क है कि अल्ज़ाइमर को भी सही सेम टाइम पता लगता है कि डिमेंशिया है, क्या डिमेंशिया के बाद अल्ज़ाइमर होता है? इसमें थोड़ा सा इसमें क्या भेदभाव है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज़। हाँ, तो सबसे ये है कि डिमेंशिया इज़ अ ब्रॉड टर्म, तो जिसमें मैंने जैसे कहा कैसे दिमाग की कोशिकाओं में फ़र्क आता है। अल्ज़ाइमर्स इज़ अ कॉमनेस्ट कॉज, 70 से 80% अल्ज़ाइमर की वजह से है, लेकिन डिमेंशिया के और भी वजह हैं। तो ये खासकर ये फ़र्क है अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया में। और अल्ज़ाइमर्स में जो डिमेंशिया अल्ज़ाइमर में होता है वो प्रोटीन जो उसके दिमाग में वो जम जाता है, उसकी वजह से संदेश का संचरण होने में तकलीफ़ होता है। लेकिन बाकी के डिमेंशिया में और भी वजह है कि उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वैस्कुलर डिमेंशिया में उसमें वो ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होता हो। तो यही फ़र्क है डिमेंशिया इन जनरल और अल्ज़ाइमर्स के बीच में। सो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसका डायग्नोस करना चाहिए? क्या इसकी स्टेजेस होती हैं या फिर ये बिगड़ भी सकता है? कुछ ऐसा भी इसमें होता है कि जितना जल्दी पता लग जाए, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी डिजीज़ हो जिसका जल्दी पता लग जाए तो उसका इलाज करना भी उतना ईजी होता है। क्या ये डिमेंशिया में भी ऐसा मसला है? डिमेंशिया जो है अल्ज़ाइमर की वजह से अगर होता हो तो उसके कुछ ये जांच हैं। वो स्पाइनल फ्लूइड्स में लोग प्रोटीन का जो अंश है वो उसका पता लगा सकते हैं, और कभी कभी ये जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं वो कुछ जेनेटिक चेंजेस के लिए। सो इससे आप अगर अल्ज़ाइमर हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक दवाई है। वो एक्चुअली वो ब्रेन केमिकल का स्टडी हुआ था 40-50 साल पहले। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये एसिटाइलकोलिन के ख़िलाफ़ एक दवाई दे सकते हैं हम अल्ज़ाइमर्स में। लेकिन बाकी के डिमेंशिया में ये इसका कोई असर नहीं होगा। तो इससे कुछ हद तक आप अल्ज़ाइमर्स पर रोक लगा सकते हैं ये दवाई से, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, और ये इसमें कहना चाहता हूँ कि सन 1906 में एक डॉक्टर एलोइस अल्ज़ाइमर जर्मनी के एक साइंटिस्ट डॉक्टर थे, तो उन्होंने इसका सबसे पहले वर्णन किया था। तो उनके नाम से ये बीमारी जाना जाता है अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। वो मरने के बाद एक औरत थी ऑगस्टा डिटेर जो थी वो वहाँ की थी जर्मनी के। वो 55 साल में ही वो मर गए। तो उन्होंने क्या किया, उनके मरने के पश्चात उनके दिमाग को तो उन्होंने जो पोस्टमार्टम एनालिसिस किए और उससे उनको पता लगा कि ऐसे प्रोटीन जम रहा था और उस महिला के बर्ताव का यही वजह है। तो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया था वो 1906 में। तो अभी ये एक 100 साल से ज़्यादा हुआ है ये अल्ज़ाइमर का ये आविष्कार। ओह माय गॉड। तो क्या अब भी रिसर्च चल रहे हैं डिमेंशिया पर, कि रिसेंटली कौन से रिसर्च चल रहे हैं? अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या ऑब्ज़र्व करें, किस तरीके से हम चाहते हैं कि डिमेंशिया के बारे में हमें कुछ और पता चले ताकि उसका उपचार हो सके या रोकथाम उस पर डाल सकें हम। ज़्यादातर रिसर्च जो होता है वो अल्ज़ाइमर्स पे हो रहा है, क्योंकि वो 70 से 80% वो वजह है। इसीलिए बाकी चीज़ों में जैसे लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुआ है। लेकिन अल्ज़ाइमर्स के इलाज अभी लोग काफ़ी प्रगति हो रहा है उसके रिसर्च में, और उम्मीद करते हैं अगले कुछ सालों में दवाएं ऐसे आएंगी जिससे हम बिल्कुल इस बीमारी पे रोक लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो रोक नहीं लगा सकते हैं, धीरे वो कुछ हद तक के लिए वो ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन अभी उम्मीद करते हैं कुछ सालों में अल्ज़ाइमर का ऐसा इलाज होगा कि आप उसे बिल्कुल ही उसको रोक लगा दिया जा सकता है। आजकल कई सारे इंटरनेशनल मीटिंग्स में इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उम्मीद करते हैं अभी कुछ सालों में इसका एक दवाई मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी के डिमेंशिया की वजह का कोई दवाई नहीं है अभी फ़िलहाल। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिमेंशिया पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए जैसे आपने कहा था। सो डिमेंशिया जिसको है उसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप उन ध्यान रख रहे हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट, क्या वो वर्स होता जाएगा या वहीं पर रुक जाएगा? क्या एक्सपेक्टेशन डिमेंशिया से की जा सकती है?
डिमेंशिया का जो है वो किस वजह से उसके ऊपर निर्भर रहता है। कुछ लोगों में ये डिमेंशिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, कुछ लोगों में वो थोड़ा धीरे धीरे जा सकता है। मेन थिंग इज़ आप उस पर रोक लगाने के लिए कई सारे टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने कहा तो वो ब्रेन केयर स्कोर मैंने जो कुछ मिनटों पहले बताया था। अगर आप इसके अलावा कुछ ये सोशल कनेक्शंस बरकरार रखें, माइंड एक्सरसाइजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेन एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तो एक्सरसाइजिंग द ब्रेन, फॉर एग्जांपल प्लेइंग गेम्स जैसे सुडोको, चेस, और फिर पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, और फिर कैरम्स, इससे जिससे आप दिमाग का इस्तेमाल करें। को कुछ नई भाषा सीखने हो या नाचना गाना बहुत अच्छा है, आप किसी नई भाषा सीख सकते हैं। और फिर कुछ कुकिंग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसलिए हमें देखा जाता है कि महिलाओं में कोई कम है, क्योंकि वो सारे सब चीज़ें करते हैं। वो कुकिंग में वो अपने पकाना चाहते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, न्यू डिशेस मेन्यू। तो ये अच्छी बात है। इस सब से हम कुछ हद तक के लिए उस पर रोक लगा सकते हैं हम। और जैसे मैंने कहा पहले, जो रिलैक्सेशन होनी चाहिए, माइंडफुलनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप स्पेशली रिलैक्सेशन इन एडिशन टू मेडिटेशन। फिर कभी ऐसे ही टहलना, उसमें बगीचों में टहलना या फॉरेस्ट में टहलना। मैं कल गया था अपनी बीवी के साथ हमारे घर जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे वो हेमहीथ वुड्स है, वहाँ पे अच्छा ब्लूबेल्स था। हमने 30-40 मिनट का एक टहल के आए, यूँ ही भटके आए। हमको अच्छा लगा वो, और दिल को बहुत सुकून सा मिला। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हम अपनी ज़िंदगी में बरकरार कर सकते हैं ना। तो ऐसे नहीं कि कोई कीमती दवाई की ज़रूरत हो। ये कोई अपनी हॉबीज़ जो आप पहले करते हैं, जैसे आपने कहा है म्यूज़िक हो गया, राइटिंग होगी, या कैरम बोर्ड, या सर्टन आर्ट वर्क हो गया, और फूड, कई केक डेकोरेशन भी मैंने देखा काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं, या निटिंग पहले काफ़ी करते थे। आई रिमेंबर व्हेन जो उनसी लेडीज़ थी, निटिंग की भी एक बताते थे कि जिनको डिमेंशिया वो अगर निटिंग करते तो वो भी क्वाइट हेल्पफुल होती है। निटिंग, क्रोचेट, सोइंग, ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स ये ज़्यादातर महिलाएं करते हैं, मर्द ज़्यादा नहीं करते हैं ये चीज़। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसमें कोई आदमी मर्द हो, आप जो करना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि आपको अपना दिमाग चलाना चाहिए। तो मेन थिंग इज यूज इट और लूज इट। तो जैसे गार्डनिंग अच्छी है, गार्डनिंग काफ़ी हमारे जैसे एशियन कितनी एक तो है घर का फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड खाने को मिलता है, एंड न्यू टेक्निक्स सीखी जाती है। न्यू टेक्निक, और फिर ये, और जो हमारे एशियन कम्युनिटीज़ में हमारे परिवार बहुत बड़ा है, तो आप सबको बुलाइए, अपने दादा परदादा, मामू, चाचो, सबको बुला के एक ऐसे इस संडे के दिन, इतवार के दिन एक चाय पे बुलाइए और ऐसे कुछ गप्पे हाँकिए। तो ये भी अच्छी बात है। कुछ कहानियाँ, किस्सा सुनाइएगा। बहुत सरल चीज़ें हैं, सब हम सब कर सकते हैं हम। स्पेशली अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, तो आजकल काफ़ी क्लब्स वगैरह जो उनसे हैं बुज़ुर्गों के बने हुए हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। एंड प्लस वो एक्टिविटी भी आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि ये उनकी एज के हिसाब से, या सर्टन 3-4 एक्टिविटी होती हैं जो 2-3 घंटे आप जाकर वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर शशि ने कहा, सिंगिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कई ग्रुप्स भी बने हुए हैं जो कि हमारे वेस्ट मिडलैंड में भी हैं, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है हमारे लिए, नॉट जस्ट फॉर डिमेंशिया बट और कई बीमारियों से भी राहत देती है। सो म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक मैं और आपसे क्वेश्चन डॉक्टर शशि पूछना चाहूँगी, ये कितनी कॉमन है, डिमेंशिया कितना कॉमन है यहाँ पर? डिमेंशिया अभी अफसोस की बात यह है कि वो काफ़ी कॉमन है। अभी इस साल में 2025 में अभी कहते हैं कि डिमेंशिया के साथ तकरीबन 10 लाख लोग होंगे, और 1/3 जो आज पैदा होते हैं उनमें डिमेंशिया होता है। और एक और बात है कि ये खासकर 65 साल के उम्र में से ज़्यादा वाले लोगों में होता है। 80 साल की उम्र वाले में तो 1/6 जो है, 6 लोगों में एक आदमी को औरत को डिमेंशिया हो सकता है, और 90 साल से ज़्यादा हो तो उनको 1 in 3।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी संख्या बढ़ रही है ये हर साल। तो और एक और अफसोस की बात है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो इसका जानकारी नहीं है, डायग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, बीमारी और भी बढ़ सकता है। खासकर ये साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में है, वो कुछ अफ्रो कैरिबियन कम्युनिटीज़ में भी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि डिमेंशिया बुढ़ापे का ये एक हिस्सा है। ऐसा अनिवार्य नहीं कि बुढ़ापा है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने जो पिछले जन्म में या भाई हमारे ज़िंदगी में पहले कुछ हमने कुछ पाप किया, उसका ये इसका एक शाप मिला है हमको, तो और कुछ टबूज जैसा है, इसके बारे में लोग बातें नहीं करना चाहते हैं। कभी उसको भाषा का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अंग्रेज़ी में सारी चीज़ हो, तो किसी को अगर अंग्रेज़ी नहीं आता हो तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते ना, वो रिसोर्सेज का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिमेंशिया का जो संख्या है वो बढ़ता जाएगा। तो दिस आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आज यूके में कहते हैं कि हर तीन जो पैदा होते हैं उसमें एक को डिमेंशिया होगा, और हर 3 मिनट में एक इंसान को डिमेंशिया होगा। तो ये काफ़ी भयानक स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन अब अगर इसके बारे में हम जाएंगे तो कुछ हद तक के लिए हम इसका इलाज और कुछ मैनेज कर सकते हैं, ताकि ये तेज़ी से ना बढ़े हो और उन लोगों को उनकी ज़िंदगी का बचे हुए टाइम तो अच्छा उनका सफ़र अच्छी तरह से कटे। डॉक्टर शशि, जैसे आपने बताया कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या ये कारण है कि अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा आ रही है, इसके बारे में ज़्यादा पता लग रहा है, तो वो डायग्नोस की तरफ जा रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास आज इंटरनेट है, हम जल्दी से पता कर सकते हैं, कुछ साइन डालते हैं तो पता लग जाता है कि ये है, और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। क्या ये वजह है, या कि हमारा जो सा लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अलग हो गया, जो पहले था वो नहीं है? आज हमारा लाइफस्टाइल पिछले 20 सालों में ही देखें तो काफ़ी चेंज हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या वजह है कि लोग इतने सामने आ रहे हैं डिमेंशिया? और भी कई फील्ड है जिनसे मेडिकल टर्म्स में बीमारियां जो जल्दी पता लग जाती हैं कि फैल रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? इसकी दो आपने एक्चुअली वो 2 वजह आपने अपने प्रश्न में ही बताया था। सबसे पहले कि लोग अभी पहले के मुताबिक और लंबे अरसे तक जी रहे हैं। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने कल देखा था, वो 2025 में यूके का 81.6 ईयर्स है। तो पहले लोग मान लीजिए 70 साल तक जी रहे थे, आजकल तो 81.5 ईयर्स का है। तो अगर दूसरा स्टैटिस्टिक्स मैंने कहा कि 80 साल के ज़्यादा लोग रहते हैं तो हर 3 इंसान में एक को या हर 6 में एक को डिमेंशिया होगा। तो एक वजह यह है कि लोग अभी लंबे अरसे तक जी रहे हैं। दूसरी बात है, ये अच्छी बात है कि लोग इनकी जानकारी अभी पहले के मुताबिक बढ़ा हुआ है कि लोग इसके बारे में जानते हैं। तो एज ए सेइंग इज़ द आई कांट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। तो अगर आप इसके बारे में इसके बारे में कोई पता ना हो तो इसका इलाज ना हो, उसका डायग्नोसिस नहीं हो ये। और तीसरी बात ये सही आपने कहा कि हमारे आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जो मैंने ब्रेन केयर स्कोर बताया था, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं फिज़िकल, लाइफस्टाइल और सोशल इमोशनल थिंग, ये कहते थे कि पहले ज़माने में ये थोड़ा फेवरेबल फैक्टर्स थे। वे आजकल हम तो ये फास्ट फूड खाते हैं, तो सब कुछ सोशल मीडिया पे हम अपना न्यूज़ लेते हैं, और तो अब किसी भी खाने के और कुछ दुकान में जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, चलते नहीं, और स्ट्रेस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रगति का एक हिस्सा है, क्या करें ये। लेकिन इसकी वजह ये भी एक वजह हो सकता है कि डिमेंशिया अभी बढ़ रहा है हमारे समाज में। एक और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी फिनिश, कि क्या कोई मेडिकेशन भी ऐसी होती है जो हम लेते हैं जिससे डिमेंशिया हो सकता है? सर्टेन मेडिकेशन से मुझे जहाँ तक मुझे पता है कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। अगर नहीं, मेरे पास नहीं है कोई मेडिकेशन। ठीक है। सो इट्स जनरली जो सा हमारा आज का शो है यहीं पर समाप्त होगा, बट बिफोर दैट मैं डॉक्टर शशि से
कोई मैसेज लेना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई मैसेज है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो शेयर ज़रूर करें, स्पेशली ऑन डिमेंशिया। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक डिमेंशिया अवेयरनेस और प्रिवेंशन डेज़ कर रहे हैं कवेंट्री में। वो फ़िलहाल तो 3 इवेंट्स हैं ऐसे, 18 मई, 22 जून और 20 जुलाई को सुबह के 10:30 से दोपहर के 2 बजे तक। आप इसमें ज़रूर आइएगा और इसमें पता लगेगा आपको कि सबसे पहले ये वो मिनी कॉग जो मैंने बताया, पता करें कि बीमारी ये है, ये डिमेंशिया है या नहीं, और किस तरह से इस पे रोक लगाया जा सकता है। और फिर अगर कोई अनफॉर्चुनेटली इसका कोई डायग्नोसिस हो तो किस तरह आप इससे इसका हाउ टू फेस इट, नहीं किस तरह से इसका सामना कर सकते हैं, तो इसके बारे में सब आके आप जान लीजिएगा। तो आई वुड वांट टू से मेमोरीज मैटर, डोंट लेट देम शैटर। तो दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि याद आपको रहेगी तभी आप किसी को याद कर सकते हैं। सो बहुत प्यारा सा संदेश डॉक्टर शशि आपने दिया। तो दोस्तों ये नाल ही साडा अज दा हाल टॉक शो इत्थे समाप्त होंदा है। तो धन्यवाद करांगे डॉक्टर शशि का, काशी टीवी ते आके अज डिमेंशिया के बारे इन्होंने सानू इन्फॉर्मेशन दी, अवेयर किया, ताकि साडे जिहड़े व्यूअर्स ने उन्हां दे कोल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तो वो अपना ते दूजियां दा ख्याल रखन। सो ये नाल ही अज दा हाल टॉक शो इत्थे समाप्त होंदा है। मिलांगे नैक्सट वीक किसी होर गैस्ट के नाल, तब तक के लिए मैनूं दे इजाजत।